हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जून 2014 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं। जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसके बीच ब्रेकडाउन कोई आता है तो उसे कहा जाता है एंट्रोपी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। The telephone model of communication was first developed in the area of telephone model जो है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन थ्योरी में डेवलप किया गया। इंफॉर्मेशन थ्योरी के बाद वो टेक्नोलॉजी थ्योरी में आता है। ठीक है, पहले वो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, फिर वो टेक्नोलॉजिकल थ्योरी में आता है। लाइक टेलीफोन के द्वारा आप क्या है ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करते हैं, आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टेलीफोन लाइन है वो सूचना के लिए यूज की गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 किसे दिया गया था? तो ये आपके काम का क्वेश्चन नहीं है। अभी अगर लेटेस्ट का अगर आप देख सकते हैं तो आपने देख लेना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो 13 में गुलजार को मिला था। आप 19 का देख लीजिए, 19 में किसे मिला था? फोटोग्राफ्स आर नॉट ईजी टू डिकोड। जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको डिकोड करना, विसंकेत करना उनका बहुत ज़्यादा टफ होता है। फोटोग्राफ को डिकोड हालांकि अब किया जा रहा है। ये सिक्स सेंस जो आई है आपकी, सिक्स सेंस जिसे बोला जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल जिसे बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, कुछ हद तक प्रयास किया गया है कि फोटोग्राफ्स को डिकोड किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी डिकोड नहीं किया जाता है। तो ये बहुत टफ होते हैं। द ग्रेन्स दैट अपीयर ऑन अ टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर ऑल्सो रेफर्ड एज। जब आप टेलीविजन को चालू करते हैं, टेलीविजन के ऊपर क्या है, छोटे छोटे कण आते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे कण, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्नो। स्नो की तरह आपने देखा होगा जब आप टीवी शुरू करते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम डिकोडर व्हेन देयर इज फीडबैक। अब देखिए, यहां पे मैंने आपको बोला था जो बर्लोज का मॉडल, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले कौन होता है, SMCR मॉडल दिया है, उसके बाद आती है आपकी फीडबैक। ये सेंडर है, सेंडर के बाद मैसेज होगा, मैसेज के बाद चैनल, चैनल के बाद कोई रिसीवर होगा। अब जो ये रिसीवर है ये एनकोडर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, अपनी फीडबैक को टाइप करेगा। बेसिकली टाइप करने वाला एनकोडर होता है, ये टाइप करेगा और ये अपनी फीडबैक देगा वापस इसके पास। जब सर्कुलर प्रोसेस में एनकोडर डिकोडर बन जाता है और डिकोडर एनकोडर वो बनता है फीडबैक के द्वारा। एक डाकघर में 7, 8 और ₹10 मूल्य वर्ग की टिकटें हैं, यानी 7 रुपए की टिकट है, 8 रुपए की और 9 रुपए की टिकट। वह कौन सी राशि है जिनसे ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो खरीदी जा सकती है 20 के साथ डेफिनेटली आपके पास क्या है, 7, 8 और 10 की टिकटें हैं। तो 20 के साथ डेफिनेटली आप 10 की 2 टिकटें खरीद सकते हैं। 29 देख लेते हैं। 29 के साथ आप क्या करेंगे, 7 की आपने 2 खरीदी, 7 की आपने 2 खरीदी, ये हो गया 14। एक और 7 की खरीदी आपने, 14 और 7 21, और एक 8 की खरीदी, टोटल हो गया 29। यानी 29 भी खरीदी जा सकती हैं और 20 भी। अब 23 देखते हैं। एक आपने 8 की खरीदी, 2 7 की, और ये हो गया टोटल 8 और 7 15 और 7 23। 19 रुपए में ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि 10 और 7 17, 10 8 18, 7 दूनी 14, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है ए। किसी कोडिंग विधि के अंतर्गत शब्द क्वेश्चन को डोमेस्टिक रूप में कोड किया गया है, इसी कोड में रिस्पांस को क्या लिखा जाएगा? तो ये डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको करना क्या था, सबसे पहले तो QUESTION क्वेश्चन को क्या है, कोड किया गया है डोमेस्टिक, DOMESTIC।
डोमेस्टिक। तो ये बोल रहा है रिस्पॉन्स को कैसे कोड किया जाएगा, RESPONSE, रिस्पॉन्स को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए Q का इन्होंने डायरेक्टली यहां पे D बना दिया है, U का इन्होंने O बना दिया है, E का इन्होंने M बना दिया है, S का इन्होंने E बना दिया है। तो सबसे पहले E हमारे पास है, E का उल्टा क्या होता है M, E का क्या होगा M, S का क्या होगा S का E, P का क्या है, P का क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में P कहीं भी नहीं आया। O का क्या बनाया है I, ठीक है। N का क्या बनाया है, N का बनाया है इन्होंने C, S का सेम E बनाया है और E का क्या बनाया था इन्होंने M। तो जिसके लास्ट में ICM आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। R का क्वेश्चन मार्क हम रखेंगे क्योंकि R का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, तो ICEM जिसमें लास्ट में आया है वो इसका करेक्ट आंसर है। ICEM, तो C इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। यदि श्रृंखला 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 को इसी ढंग से लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा नहीं आएगा। इसी ढंग से तो इसको लिख लेते हैं 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 4 और 5 के बीच कितने का गैप है, इस गैप को लिख लेते हैं 1 का। यहाँ पे गैप है 5 और 3, 8 के बीच 3 का, और 8 और 13 के बीच गैप है 5 का, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने यही प्रोसेस रिपीट की है, 13 और 14 के बीच गैप कितना है 1 का, 14 और 17 के बीच गैप है 3 का, और 17 और 22 के बीच गैप है 5 का, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना गैप होना चाहिए 22 के बाद 1 का, तो इसको लिख लेते हैं 22 के बाद गैप होना चाहिए 1 का, दैट्स मीन नेक्स्ट आएगा 23, 23 के बाद गैप होना चाहिए 3 का, तो आएगा 26, 26 के बीच गैप होना चाहिए 5 का, 26 और 5 31, दैट्स मीन 31 तो इसमें आएगा, ओके। अब 31 के बाद गैप होना चाहिए कितने का, यहाँ 5 का था तो 1 का गैप होना चाहिए, तो 32 भी आएगा। 32 के बाद गैप होएगा 3 का, तो 35 भी आएगा। 32 के बाद गैप 3 का, तो यहाँ पे हमारा 35 भी आ गया। 35 के बाद अब देखिए, अब जरूरत नहीं है हमें, सबसे पहले 31 भी आ गया, 32 भी आ गया और 35 भी आ गया, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है सी इस श्रृंखला में नहीं आएगा, 33 कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, इसको कैसे करना था। अब बी जो है इसको आपने क्या है फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, वेट, ये बी बटा बी इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको पूरा आप लेके चल सकते आगे। उसके बाद एफ ई आई एम एल एंड पी इस श्रृंखला में नेक्स्ट क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या किया गया है, लाइक ये आप देखिए, बी के बाद क्या छोड़ा है, ई एंड एफ 2 छोड़ा है, बी के बाद बी सी डी ई, सॉरी यहाँ पे क्या छोड़ा है, बी के बाद सी डी और ई छोड़ा है, एफ अगला है। यहाँ पे बी के बाद क्या छोड़ा है, सी डी ई अगला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ई एफ जी एच यहाँ पे छोड़ा गया है, आई यहाँ पे दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं, जे के एल छोड़ा गया है, एम यहाँ पे दिया गया है, दैट्स मीन पहले इन्होंने 3 छोड़ा, उसके बाद 2 छोड़ा, उसके बाद 3 छोड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने 2 छोड़ा होना चाहिए। एल एम एन ओ 2 इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है और पी अगला है, दैट्स मीन पहले 3 छोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो यहाँ पे अगला कितना छोड़ना पड़ेगा हमें 3, तो पी क्यू आर एस हमने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका टी।
नीचे वाले में क्या किया है, पहले 2 छोड़ा है, बी सी डी ई एफ जी एच 3 छोड़ा है, दैट्स मीन यहाँ पे 2 छोड़ा है, यहाँ पे 3 छोड़ा है, यहाँ पे 2 छोड़ा है, यहाँ पे 3 छोड़ा है, और यहाँ पे कितना छोड़ेंगे 2, पी क्यू आर छोड़ा, एस आ जाएगा, तो टी एस नेक्स्ट इसका आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। एक आदमी अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है। अब घर यहाँ पे मान के चलते हम, ये इस बिंदु पे हमने उसका घर माना व्यक्ति का, और ये दक्षिण की ओर दैट्स मीन नीचे की ओर चलता है, और कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इधर को चल रहा है, नीचे को चल रहा है, तो इसका जो दायां होगा, दायां इधर होगा, और इसका बायां इधर होगा। बाईं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इधर को इसका मुंह है, तो इसका दायां नीचे को होगा, बायां ऊपर को होगा, तो ये बाईं ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ये चला 3 किलोमीटर, ठीक है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 9 किलोमीटर। अब बाईं मुड़ा, इधर को मुंह है, तो दायां ये है, बायां ये है, दैट्स मीन ये चला इधर को, और कितना गया, 9 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है अपने घर से यह कितनी दूर है, अपने घर से ये कितनी दूर है। अब देखो दोस्तों, जहां पे ट्राइंगल बनेगा इस तरीके का, ये सीधी दूरी यहां पे पूछी गई है, तो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। अब इसको हम इस तरीके का बनाइए। अब देखो यहां से यहां की दूरी कितनी है, ये इसका घर यहां पे है, यहां से यहां की दूरी है 5 मीटर, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, 9 मीटर। दैट्स मीन ये जो है यहां से यहां तक की दूरी आपने देखनी है सिर्फ। 5 किलोमीटर हमने 9 में से माइनस किया, तो यहां पे कितना बचा, 4। अब ये टोटल है 6 किलोमीटर, इसकी है 3, ये टोटल कितना ऊपर से लेके नीचे तक 6 किलोमीटर। इसका क्योंकि यहां से यहां 3 है, दैट्स मीन यहां से यहां भी 3 होगी, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। इसकी हमने निकालनी है। अब इसको मैं यहां पे अलग से बना लेता हूं, ओके। तो ये जो हमारा बन रहा था, ये बन रहा था इस तरीके से, नीचे की ये दूरी थी यहां पे, सॉरी ये 5 नहीं थी, ओके। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। ये इस तरीके से बना था हमारा, नीचे की दूरी थी 5 और यहां की दूरी थी 3, सॉरी ये 4 थी यहां पे। एक बार फिर देख लेते हैं। ऊपर से पहले चला ये 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद ये अपने बाएं मुड़ा, फिर चला ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से ये अपनी बाईं ओर मुड़ा और चला ये 3 किलोमीटर, 3 6, फिर चला यहाँ से 9 किलोमीटर। अब 5 तो ये थी, दैट्स मीन ये 4 है, तो इस तरीके से हमारा ये बना 4 3, और इसकी निकालनी है, तो इस तरीके से बना। इसकी जो दूरी थी वो थी 4, इसकी थी हमारी 3, और इसकी क्वेश्चन मार्क, इसकी दूरी हमने निकालनी है। तो ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। ABC हमने यहाँ पे ये वृत्त बना दिया। तो हमने जो निकालना है वो निकालना है AC की कितनी दूरी है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। इसको आपने याद रखना है जहां पे भी ट्राइंगल आपका बनेगा, ओके। तो AC का स्क्वायर सबसे पहले देख लीजिए। AC का स्क्वायर हमारे पास नहीं पता है क्या है, तो AC का स्क्वायर हमने तभी पहले लिखा था। फिर है हमारे पास AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितने का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और ये आता है हमेशा पाइथागोरस में क्या, अंडर रूट में आएगा। तो ये हमारे पास बना था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9।
16 और 9 हो गया आपका 25, ये आ गया √25। √25 का मतलब होता है 25 को हमने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 5, तो 5 5 25, इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया वो आया 5। ये 5 किलोमीटर की दूरी पे इसका घर स्थित है। एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वो 2 और 7 को छोड़ता जाता है। उसने गिनती में कितने आंकड़े लिखे? ये बहुत ही सिंपल सा है। उसने क्या है 50 से लिखना शुरू किया, 50 से 99, ठीक है। उसने क्या है 2 जिसमें नहीं आता है, लाइक उसने 52 भी नहीं लिखा, 62 भी नहीं लिखा, उसने 57 भी नहीं लिखा, उसने 70 से लेके 79 तक भी नहीं लिखा। तो उसने कितने आंकड़े लिखे हैं? तो ये आंकड़े टोटल वो लिखेगा 38। डी इसका करेक्ट आंसर है। जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में भी ह्रास हो जाएगा। ह्रास मीन्स उसकी वैल्यू भी घट जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। ये आपका एनालॉजिकल यहाँ पे आर्गुमेंट है, ये सादृश्यता यहाँ पे दिखाई गई है। सेना के टुकड़ियों की जो सादृश्यता है वो हीरे के साथ यहाँ पे दिखाई गई है। तो सादृश्यता के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर साल, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता है जो आगमनात्मक हो। ये जो नीचे आर्गुमेंट दिया गया है इसमें आपको क्या दिखाना है? इंडक्टिव मेथड यहाँ पे दिखाना है, इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले आधारिका से निष्कर्ष निकालना, यानी बड़ी चीज से क्या है, जनरल चीज से क्या है, कंक्लूजन निकालना। तो जनरल टू स्पेसिफिक क्या चलता है? डिडक्टिव। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। फर्स्ट तो डिडक्टिव बता रहा है। दूसरा, निष्कर्ष कारणात्मक संबंध पर आधारित होता है। जहां पे निष्कर्ष कॉजुअल इफेक्ट के ऊपर आधारित होता है उसे कहा जाता है कॉजुअल स्टडी या कॉजुअल आर्गुमेंट। तो बी भी नहीं है। निष्कर्ष अंततः आधारिता से निकलता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जहां पे कंक्लूजन पहले आता है, कंक्लूजन कहां से निकलेगा? आधारिका से निकलेगा, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे पहला है। कंक्लूजन क्या होता है? स्पेसिफिक जो चीज है वो बड़ी चीज से निकली है। तो स्पेसिफिक टू जनरल हमेशा होता है क्या? इंडक्टिव। निष्कर्ष प्रेषण एवं प्रयोग पर आधारित होता है, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल आर्गुमेंट, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि if two proposition having the same subject and predicate term can both be true but can both be false, can be relation between those two proposition। अब देखिए यहाँ पे 2 आपके पास प्रीपोजिशन दी है जिनका कर्ता और कर्म एक से है, परंतु दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के जो हमारी प्रोपोजिशन होती है उन्हें कहा जाता है सब कॉन्ट्रेरी, उपविरोधी। नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, उसके आधार पे आपने निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। सभी कुत्ते स्तनधारी होते हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो ये हमने लिख दिया यहां पे, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। नो कैट्स आर डॉग। तो दैट्स मीन कैट जो है वो डॉग नहीं हो सकती है, तो कैट को हमने यहां पे लिख दिया। लेकिन एक आपका ये भी तो बन रहा है कि कैट मैमल तो हो सकती है। इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि कैट मैमल नहीं है। तो दो तरीके का हमारा बना, ऑल डॉग्स आर मैमल, नो कैट्स आर डॉग। तो यहां पे देखो डॉग भी अलग है और कैट भी अलग है, लेकिन कैट क्या है यहाँ पे मैमल्स को काट सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कैट मैमल ना हो। तो इस तरीके से 2 हमारे पास ये बनेंगे। और जहां पे 2 चीजें सही आ रही हो वो बिल्कुल सही होगा। जहां पे एक चीज सही एक चीज गलत, वो हमेशा गलत होता है। कैसे? कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है। अब देखो कोई बिल्ली, यहाँ पे मैमल्स नहीं है, यहाँ पे कुछ बिल्ली मैमल्स है और यहाँ पे कोई बिल्ली मैमल्स नहीं है। एक सही आ रहा है, दूसरा गलत आ रहा है। एक से तो सही आ रहा है, यहाँ पे मैमल्स है, लेकिन यहाँ पे तो मैमल्स नहीं है। एक सही एक गलत, दैट्स मीन पहला बिल्कुल गलत है।
कुछ बिल्लियां स्तनधारी है। अब यहां पे तो कुछ बिल्लियां स्तनधारी है क्योंकि ये मैमल्स को काट रहा है, लेकिन यहां पे तो नहीं, यहां पे तो बिल्कुल अलग है। दैट्स मीन दूसरा भी एक सही आ रहा है, एक गलत आ रहा है, दैट्स मीन ये भी गलत है। फिर कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, दोनों अलग अलग है, दैट्स मीन 3 सही है। चौथा, कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, स्तनधारी के अंदर। ठीक है, तो ये भी सही है। दैट्स मीन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 3 और 4, सी इसका करेक्ट आंसर है। नीचे एक रेखा चित्र दिया गया है जिसमें 3 वृत्त है ए बी सी। ओके, 3 वृत्त दिए गए हैं ए बी और सी। ए भारतीयों के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व, ए के अंदर है इंडियन, बी वैज्ञानिक, बी के अंदर है साइंटिस्ट, सी राजनीतिज्ञ, सी के अंदर है आपके पॉलिटिशियन। पी क्यू आर एस विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें भारतीय वैज्ञानिक हो, राजनीतिज्ञ ना हो, जिसमें इंडियन भी हो और साइंटिस्ट भी हो, बट क्या है, पॉलिटिशियन ना हो। तो यहां पे ये 2 चीजें यहां पे काट रही है। एस इसका करेक्ट आंसर है। इसको कई बार मैं कर चुका हूं आपके सामने सॉल्व, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर फॉर्मूले लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एनालाइज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये टेबल चार्ट से रिलेटेड है और इसमें क्या है, इसमें जो दिखाया गया है, स्रोत के अनुसार किसी देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, यानी इसमें 1997-98 से लेके 2005-6 तक का डाटा दिया गया है। लाइक सरकारी और निजी नहर से 1997 और 98 में 17,117, निजी नहर से इतना क्षेत्र सिंचित था, तालाबों से इतने क्षेत्र, नलकूपों से इतना, अन्य स्रोत से इतना, और टोटल है ये। इस तरीके से ये 97 का है, ये 98 का, 99 का, इस तरीके से 2005 तक का डाटा आपके सामने दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1997-98 में 2005-6 की अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की सर्वाधिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई। डिक्लाइन रेट कहाँ पे है, परसेंटेज डिक्लाइन सबसे कम 1997-98 से 2005-6 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक किस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। अब 2000 ये क्योंकि 1997-98 से पूछा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब ये क्योंकि 1997-98 से पूछा है तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, और फाइनल वैल्यू 2005-6 हो जाएगी। फॉर्मूला वही लगेगा, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, अब देखो यहाँ 17,000 थी आपकी जो सिंचाई हो रही थी, किसके द्वारा, सरकारी नहर द्वारा 17,000, और यहाँ पे हो गई 15,000। दैट्स मीन यहाँ पे कितना घटा है, ऑलमोस्ट 2,000 घटा है, लेकिन जिसकी इनिशियल वैल्यू छोटी होती है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ था 211 से 207 हो गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है। यहाँ पे थी 2500 से 2000 हो गई, दैट्स मीन यहाँ पे 500 की यहाँ पे कटौती हुई है। फिर 32,000 से 35,000 यहाँ तो ऊपर को बढ़ा है, 31 से 73 यहाँ भी डबल हुआ है, 55 से 60 यहाँ पे भी बढ़ा है। तो 2 में यहाँ पे, 3 में यहाँ पे घटा है, इसमें और इसमें, तो तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप। पहले इसमें इनिशियल वैल्यू मान दिया, इसको फाइनल, फिर देखा कितना परसेंट, लाइक 24% यहाँ घटा है, यहाँ पे देखा तो यहाँ कितना घटा है, लाइक 5%, 4%, उस हिसाब से आपने सबको एनालाइज करके इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2003
2003 से 2003-4 के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई? हाईएस्ट इंक्रीज रेट 2002-3 से 2003-4 तक। तो 2002-3 का डाटा यहाँ पे दिया है, ये आप इसको इनिशियल वैल्यू मान के चलोगे और 2003-4 की आप फाइनल वैल्यू मान के चलोगे। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। इनिशियल वैल्यू आपकी हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू ये वाली, और फाइनल वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 13,000 से 14,000 हुआ है, तो डेफिनेटली वृद्धि हुई है। 206 से 206 दैट्स मीन इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। 18 से 19 यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। यहाँ पे आपका 34 से 35 यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। 36 से 42 यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। 53 से 56 यहाँ पे भी वृद्धि आपकी हुई है। तो 4 क्षेत्रों में यहाँ पे वृद्धि हुई है। किस में सबसे ज़्यादा हुई है वो आपको निकालना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 करके वीडियो को आप यहीं पे रोक सकते हैं और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका डीआई स्ट्रांग होगा। किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि की गई? तालाब से सिंचाई में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई? तो तालाब का डाटा यहाँ पे आपके सामने दिया है। किस वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? 2500 से 2700 हुई। यहाँ पे डेफिनेटली वृद्धि हुई है, ऑलमोस्ट 200 की वृद्धि यहाँ पे हुई है, 199। यहाँ पे अगर देखेंगे आप 2700 से 2500 यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। फिर 2500 से 2400 यहाँ पे 100 का फर्क है। 2400 से 2100 यहाँ पे 300 का फर्क है ऑलमोस्ट। 2100 से 1800 यहाँ पे भी 300 का है। 1800 से 1900 यहाँ बढ़ा है। 1900 से 1700 यहाँ पे घटा है। 1700 से 2000। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए, क्योंकि जिसकी इनिशियल वैल्यू छोटी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई होती है। इन्होंने डिक्लाइन रेट पूछा है, 1 मिनट। हाँ, ऋणात्मक वृद्धि पूछी है। नो, सर्वाधिक वृद्धि पूछी है, हाईएस्ट रेट। यहाँ पे मैं डिक्लाइन का गलत कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पूछी है तालाब की। तो तालाब का 25 से 27 200, 27 से 25 यहाँ पे घटा है। 25 से 24 यहाँ पे भी घटा है। 24 से 21 यहाँ पे भी घटा है। 21 से 18 यहाँ पे भी घटा है। 18 से 19 यहाँ पे बढ़ा है 100 का। 19 से 17 यहाँ घटा, 17 से 2000 यहाँ बढ़ा है। तो 2004-5 की अपेक्षा 2005-6 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो 2005-6 इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट भी आप इसका निकाल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू करके। तालिका में दिए गए वर्षों एवं समकों को देखकर बताइए कि सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किस में हुआ इसको भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था? इसको आपने कैसे देखना है, इसमें नलकूपों द्वारा, नलकूपों का ही देखना है और टोटल के साथ इसको आपने कंपेयर करके देखना है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे पूछा है, ये आपका कुल है और यहाँ पे नलकूप है। टोटल जो सिंचित क्षेत्रफल था वो था 55,000। 55,000 में से 32,000, यहाँ पे 57,000 में से 33,000, या 57,000 में से 34,000, 55,000 में से 33,000। अब 55,000 में से 33,000 काफ़ी है। 55,000 में से 33,000 केवल नलकूपों द्वारा यहाँ पे किया गया है। फिर 56 में से 34,000, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। फिर 53,000, टोटल था 53,000 और 53,000 में से 34,000 यहाँ पे होता है। फिर टोटल था 56 का 35, फिर 58 का 34। इसका करेक्ट जो आंसर है वो यही होगा 2002-03 के अंदर। ओके, ये है 2002-03 के अंदर। ओके, तो डीआई को आपने एक बार खुद से सॉल्व करना है। अगर पता ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना है आपने, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। द एक्रोनिम FTP स्टैंड फॉर, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा फाइल्स हमारी ट्रांसफर होती है इंटरनेट के द्वारा, वो है FTP।
निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार छाया बिंदु रेखन नहीं है? ग्राफिक के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज नहीं होता? पीएनजी फोटो के लिए यूज होता है, जीआईएफ एनिमेशन फोटो के लिए, बीएमपी भी फोटो के लिए यूज होता है, लेकिन जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये फोटो का नहीं है। ठीक है। प्रथम वेब ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब, ये 1990-91 के आसपास डेवलप किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट आपका वेब ब्राउजर था। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS का मतलब होता है बायोस की फुल फॉर्म होती है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस ही होते हैं जिसके द्वारा आपके पासवर्ड जितने भी कंप्यूटर के होते हैं वो लगते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती है, और बायोस के बिना कोई भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो बायोस कहाँ पे होता है? बायोस होता है रोम में। ठीक है। बायोस की जो सेटिंग होती है वो लोकेटेड होती है रोम के अंदर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीन के समान नहीं है? मैक एड्रेस जो होता है वो हार्डवेयर का एड्रेस होता है, हार्डवेयर एड्रेस सेम, और फिजिकल एड्रेस को भी हार्डवेयर का ही एड्रेस बोला जाता है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन को दर्शाता है कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो डी अलग है, बाकी तीन सेम है। निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए, यानी आईपी एड्रेस इनमें से कौन सा है? तो आईपी एड्रेस जो आपका होता है इसे लिखा जाता है इस फॉर्मेट के अंदर। पहले आपकी 3 डिजिट होगी, फिर आपका डॉट, फिर 3 डिजिट, फिर डॉट, फिर 3 डिजिट, फिर 1 डिजिट। ओके। @ कभी भी आईपी एड्रेस में नहीं लगता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है ए। इसको अगर आपने कंफर्म करना है, एक बार आपने क्या जाना है, अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग के बाद आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको आपकी आईपी एड्रेस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर काफ़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं अलग से व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके सामने लेके आऊँगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही के समय में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित रहा? तो जो आपका अर्बन स्मॉग है उस टाइम बीजिंग इससे प्रभावित रहा था, लेकिन आज के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने कहाँ से निकालने हैं? आप पिछले 1 साल की या 6 महीने की मैगजीन लो, वहाँ पे जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इश्यूज हैं उसको ज़रूर आप पढ़ लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। तो ये क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर का था। ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये जो आपका सीवेज जो होते हैं, आपके सीवेज का जो एफिल्यूएंट होता है, मलजल का बहिस्त्राव, वो सीधा जाके क्या है, स्वच्छ पानी में मिल जाता है और उसको दूषित करता है। दैट्स मीन सी इसका करेक्ट आंसर है, और ये करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, लहर इज अ नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग। लहर क्या होती है? लहर होती है ये इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन करना कहलाता है लहर। जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान वृद्धि की तुलना में धरती की सतही तापमान को किस सीमा तक आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये जो लक्ष्य है ये 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। इसको कहाँ पे कंट्रोल करना है? 1.5 डिग्री से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये 2014 में इन्होंने टारगेट रखा था, और जो पेरिस एग्रीमेंट होता है इसके
तुरंत बाद उसमें इसको बाध्यकारी बना दिया था देशों के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कोरोना काल में जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है कोरोना में जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है और कर्फ्यू जो चल रहा है, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लागू हुआ है और ये देखता है गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलानी है। बाढ़ का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा वर्षा एवं जल का असमान वितरण। सूखा पड़ने से क्या होता है? पर्याप्त अवधि में वर्षा का ना होना, दैट्स मीन आपका सूखा पड़ जाएगा। ठीक है। भूचाल आना मतलब भूकंप आना, धरती की चट्टानें जो हिलती है, ठीक है, हलचल पैदा होती है। ज्वालामुखी एक छिद्र जिससे पिघलते हुए पदार्थ का निकलना, ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? मीथेन जो होती है वो वायुमंडल में बहुत कम टाइम तक ठहरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट में से कीजिए। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में, बिल्कुल सही बात। सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है और यहाँ पे रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा है। वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व के 5वें सबसे देशों में है, बिल्कुल सही बात। वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु में है। भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का स्रोत जादूगुड़ा है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो 1 2 3 4 दैट्स मीन ये चारों सही है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको चैलेंज किया गया था। तो ये चारों बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है? योजना आयोग का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है डी फैक्टो, वो होता है आपका डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन इसका होता है प्रधानमंत्री, लेकिन वास्तविक होता है डिप्टी चेयरमैन। विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आती है। शिक्षा को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने समवर्ती सूची में रखा था 42nd अमेंडमेंट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और HNB हीरानंदन बहुगुणा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वो भी केंद्रीय है, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राज्य स्तर का है। तो 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3, हाँ, ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका हेमावती नंदन बहुगुणा होगा। हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल में। यहां 2 कथन दिए गए, दोनों पे विचार करना है। कथन दिया गया है, भारत में एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकपाल की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए लोकपाल सुदृढ़। हाँ, यह नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बिल्कुल सही है। नहीं, यह ईमानदार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के लिए हतोत्साहित क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। दैट्स मीन केवल एक तर्क ही प्रबल है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? मेटा विश्वविद्यालय होता क्या है? मेटा जो है ये मेटा डाटा से निकला है। मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। वैसे ही मेटा विश्वविद्यालय क्या होते हैं कि ये कुछ कोर्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो इनके पास नहीं है। इनके पास कोर्स नहीं है फिर भी वो उसके ऊपर डिग्रियां करा रहे हैं। कैसे? जो मेटा यूनिवर्सिटी होती है इनके पास फॉर एग्जांपल 50 कोर्स है, ठीक है, इनके पास 50 कोर्स है और ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ क्या लिंक करेगी जहां पे 55
कोर्स है, 5 एक्स्ट्रा कोर्स है। अगर यहाँ के स्टूडेंट, मेटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इन 5 कोर्सेज को करना चाहती है तो इन 5 कोर्सेज को भी वो कर पाएंगे। आर्ट्स के साथ अगर कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस भी पढ़ सकता है। मेटा यूनिवर्सिटी बनाया गया था दिल्ली को, दिल्ली ने अपनाया है मेटा यूनिवर्सिटी का अवधारणा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा सही है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है, बिल्कुल होती है। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, बिल्कुल सही, तभी जेएनयू को विजिटर ऑफ द ईयर मिला था। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, बिल्कुल सही, वीसी वगैरह जो मनोनीत करते हैं, जैसा कि वीसी को स्टेट के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नर करते हैं, सेंटर में राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति का या कोर्ट की बैठकों में अध्यक्षता करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं वाइस चांसलर। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड साइन ऑफ मोटिवेशनल टीचिंग? मोटिवेशनल टीचिंग कहा जाता है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछ सकते हैं, मोटिवेट रहते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डरे हुए हैं, ठीक है, स्टूडेंट डरे हुए हैं, दैट्स मीन वो मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए। तो ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेशन। ये 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2008 से लेके। डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ट मेथड है टीचिंग का। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। ये आपके जो एप्पल के सह संस्थापक थे उनकी मृत्यु हुई थी रीडिंग डिसऑर्डर से। जॉब्स उनका नाम था, टिम जॉब्स आई थिंक, जिनकी मृत्यु हुई थी रीडिंग डिसऑर्डर से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व मीन्स ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए ओके, तो ये MHRD की ओर से कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ, UGC CEC, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं पेपर 2 से रिलेटेड अपने, तो सारी वीडियो इसमें मिल जाएगी। कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है, कक्षा के अंदर जो संचार होता है उसको सामान्यतः क्या समझा जाता है? चयनात्मक। कम्युनिकेशन जो कक्षा के अंदर होता है उसे सिलेक्टिव हमेशा समझा जाता है। 1 मिनट, इसको नो, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। ये आई थिंक पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। संज्ञानात्मक समझा जाता है इसको, क्योंकि ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। निम्नलिखित में से किसने चिंतन फल पिरामिड की अवधारणा को स्थापित किया? तो पैराडाइम की जो बात करते हैं, पैराडाइम की बात करते हैं थॉमस कुन। पैराडाइम चेंज रिसर्च के अंदर पैराडाइम चेंज अगर आप पढ़ोगे तो ये इसकी बात करते हैं थॉमस कुन। इन अ थीसिस फिगर एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो मूल पाठ के अंदर ही हम देते हैं अपनी थीसिस के अंदर। जो हमारा मेन जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। अ थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट होता है एन असर्शन। एन असर्शन मतलब एक दृढ़ कथन। जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है उसे कहा जाता है असर्शन या दृढ़ कथन। मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? तो यह है इंटरैक्टिव पैराडाइम के रूप में। इंटरैक्टिव पैराडाइम
निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी, सिस्टमेटिक प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी। दैट्स मीन पर्पजिव, जो हम अपने पर्पज के लिए सैंपलिंग करते हैं उसे कहा जाता है नॉन प्रोबेबल। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो निरंतर फीडबैक देता है, तो निरंतर फीडबैक दी जाती है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर, फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंदर, रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है? यानी रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। ये 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी कई बार आ चुका है। तो ये है आपकी क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। 56 से 60 तक आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो ये था दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।